शुभ संध्या बच्चों। आप सभी कैसे हैं? आप सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल से भी आप घर पर होंगे। तो बच्चों, मैं चंद्रशेखर प्रसाद साहू, प्रधानाध्यापक, कन्या मध्य विद्यालय कुटुंबा औरंगाबाद, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग छठी कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक की एक पाठ पढ़ेंगे और वह पाठ बच्चों संस्मरण है। संस्मरण साहित्य की ऐसी विधा है, ऐसी रचना विधा है जिसमें लेखक किसी व्यक्ति के बारे में जो उनके सानिध्य में रहा है, जो उनके संपर्क में रहा है, तो उनके संपर्क में सानिध्य में रहने के कारण जो उनके साथ आत्मीयता बनी है, जो लगाव हुआ है, उसके आधार पर और स्मृति के आधार पर उनके कुछ विशेषताओं का, उनके कुछ गुणों का वर्णन करते हैं। तो साहित्य की ऐसी विधा जिसमें लेखक के द्वारा किसी घटना, किसी व्यक्ति के बारे में उनके साथ संपर्क में आने पर जो उनको अनुभूति होती है, जो लगाव और आत्मीयता होती है, उसके आधार पर उनके गुणों के बारे में, उनके धर्म के बारे में, व्यवहार के बारे में जो लिखा जाता है स्मृति के आधार पर, उसको कहा जाता है संस्मरण। तो आज का पाठ ऐसा ही है जिसमें लेखक ने अपने पड़ोस के एक व्यक्ति के गुणों का, उनके चरित्रों का, उनके व्यवहार का वर्णन किया है। और यह जो लेखक हैं बच्चों, यह लेखक बिहार की ही माटी के हैं। इनका जन्म मुजफ्फरपुर जिला में बेनीपुर नामक गांव में हुआ था। और इनका जन्म जो हुआ था 23 दिसंबर 1899 ईस्वी को हुआ था। जानते हैं इनका नाम क्या है? इनका नाम है राम वृक्ष बेनीपुरी। अब बेनीपुरी इनका उपनाम क्यों हुआ? तो चूंकि यह बेनीपुर गांव के रहने वाले थे, इसलिए इन्होंने अपना उपनाम बेनीपुरी रखा। बच्चों, यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए, कई बार जेल गए। इन्होंने साहित्य सृजन का भी कार्य किया। साहित्य की कई विधाओं पर इन्होंने अपनी लेखनी चलाई, जैसे संस्मरण लिखा, निबंध लिखा, नाटक लिखे, आलोचना लिखे, ललित गद्य लिखे, कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। तो बच्चों, यह बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, जिन्होंने साहित्य की अनेक विधाओं में अपनी लेखनी चलाई और हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। तो साहित्यकारों में राम वृक्ष बेनीपुरी का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है, बड़े अदब के साथ लिया जाता है। इनका एक निबंध है गेहूं और गुलाब। जब हम लोग 9वीं कक्षा में थे तो उस समय इनका यह निबंध हम लोग पढ़े थे, गेहूं और गुलाब। आपके यहां सरजू भैया भी हम लोग पढ़े। आज जो हम संस्मरण पढ़ेंगे, यह संस्मरण भी हम लोग जब आपके जैसे बच्चे थे तो किताब में पढ़े थे। तो इनका जो आलेख है, इनकी जो रचना होती है, वह पाठ्य पुस्तकों में विद्यार्थियों के लिए रखी जाती है, क्योंकि भाषा की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से
और साहित्य विधा के बारे में जानकारी की दृष्टि से इनके आलेख बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए इनकी रचनाओं को प्रारंभिक कक्षाओं में रखा जाता है। आइए हम लोग यह जो संस्मरण है, यह संस्मरण एक व्यक्ति के बारे में है जो उनके पड़ोसी हैं और उनका नाम है सरजू भैया। और इस संस्मरण का शीर्षक ही है सरजू भैया। तो सरजू भैया हम लोग पढ़े हैं जब आपके जैसे विद्यार्थी थे, तो हम लोगों ने भी सरजू भैया पढ़ा। और आज इस संस्मरण की प्रासंगिकता देखिए, इतने साल बाद भी आपकी कक्षा के लिए भी यह पाठ रखा गया है। तो बच्चों, यह जो सरजू भैया संस्मरण है, यह कई दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जहां यह बताता है कि संस्मरण विधा क्या है, यह स्पष्ट होती है, वहीं यह इसके व्याकरण के जो पक्ष हैं वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग इस पाठ के व्याकरण पक्ष पर अंतिम में चर्चा करेंगे। हम लोग अभी मूल पाठ को पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग अब शुरू करते हैं पाठ को। सरजू मैया नहीं, सरजू भैया। यह हमारे गांव की विशेषता है कि कभी कभी मर्द गंगा, यमुना या सरजू हो जाते हैं। इस बारे में औरतें ही सौभाग्यशालिनी हैं। प्रायः उनके नामों में ऐसे अनर्थ नहीं होते। सरजू मैया नहीं, सरजू भैया। अब देखिए, सरजू जो नाम है वह गंगा नदी का है। एक नदी है सरजू नदी। तो कहीं कहीं सरजू जो नाम है वह महिलाओं के लिए भी लिया जाता है। गंगा, यमुना, सरजू, ये सब तो नदियों के नाम हैं। नदियां स्त्रीलिंग है, ये नाम महिलाओं के नाम होते हैं। लेकिन हमारे गांवों में ऐसी विशेषता है कि ये नाम जो है पुरुषों के लिए भी होते हैं। तो सरजू मैया नहीं, सरजू भैया। हाँ, तो सरजू भैया मेरे घर से सटा हुआ जो एक घर है, एक तरफ दो खपड़ैल मकान, एक तरफ मिट्टी की दीवार पर फूस के छप्पर, एक तरफ टट्टी के दो झोपड़े, एक तरफ मकान नहीं, सिर्फ टट्टी खड़ा कर छोटा सा आंगन निकला हुआ। उसी घर के सौभाग्यशाली मालिक हैं हमारे सरजू भैया। सरजू भैया का ये मकान का जो चित्र है वो बड़ा जीवंत चित्रण किया है रामवृक्ष बेनीपुरी ने। और रामवृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर भी कहा जाता है, लेखनी का जादूगर भी कहा जाता है, क्योंकि इनके एक एक शब्द, एक एक बिंदु, नुक्ता तक जीवंत होते हैं। तो कमाल के लेखक हैं यह, और इनकी रचना भी कमाल की है। तो देखिए, अब मकान का चित्रण करना है और कितने जीवंत चित्रण कर दिया। क्या, एक तरफ दो खपड़ैल मकान, एक तरफ मिट्टी की दीवार पर फूस के छप्पर, एक तरफ टट्टी के दो झोपड़े, एक तरफ मकान नहीं, सिर्फ टट्टी खड़ा कर छोटा सा आंगन निकला हुआ। अब है न मकान का जीवंत चित्रण। तो यह जो विशेषता है, यह रामवृक्ष बेनीपुरी की लेखनी की विशेषता है। तो ये अपने सरजू भैया के मकान का इन्होंने जीवंत वर्णन यहां किया। आगे, सरजू भैया के कोई छोटा भाई नहीं रहा और मैंने प्रथम संतान के रूप में ही अपनी मां की गोद भरी, अतः हम दोनों ने परस्पर एक नाता जोड़ लिया। वह मेरे बड़े भाई हैं और मैं उनका छोटा। अब दोनों का पास, लेखक का भी और सरजू भैया का भी घर बिल्कुल सटा हुआ है। तो सरजू भैया का कोई छोटा भाई नहीं था और लेखक का कोई बड़ा भाई नहीं था, छोटा भाई नहीं था।
इसलिए अब लेखक जो था अकेला भाई था, प्रथम संतान थी अपनी माँ का, और सरजू भैया का छोटा कोई भाई नहीं था, इसलिए आपस में भाई का रिश्ता बन गया। सरजू भैया बड़े भाई और लेखक छोटे भाई हो गए, और इस तरह से उनका संबंध भी विकसित हुआ। गांव के सबसे लंबे और दुबले आदमियों में सरजू भैया की गिनती हो सकती। अब जो संस्मरण है, संस्मरण में रामवृक्ष बेनीपुरी को कुशलता प्राप्त है, लेकिन जब यह वर्णन करते हैं आदमी के कद काठी का, शक्ल का, सूरत का, तो लगता है कि वो रेखा चित्र बन जाता है। तो यहां पर सरजू भैया के जो कद काठी है, जो रंग रूप है, जो शक्ल सूरत है, उसको ऐसे ये रेखा के माध्यम से वर्णन करते हैं, शब्दों की रेखा बनाते हैं, शब्दों की लकीर बनाते हैं, लगता है कि एकदम शब्दों का चित्र बन गया। इनकी विशेषता है। तो आइए अब सरजू भैया के रंग रूप और कद काठी का वर्णन देख लें। कहते हैं, गांव के सबसे लंबे और दुबले आदमियों में सरजू भैया की गिनती हो सकती है। मतलब कि ये सरजू भैया लंबे और दुबले आदमी में सबसे वन पीस है, एक ही है। ये रंग सांवला है, बगुले सी बड़ी बड़ी टांगे, चिंपांजी की तरह बड़ी बड़ी बाहें, कमर में धोती पहने, कंधे पर अंगोछा डाले। जब वह खड़े होते हैं, आप उनकी पसलियों की हड्डियां गिन लीजिए। नाक खड़ी, लंबी, भौहें सघन, बड़ी बड़ी आंखें, कोटरों में धसी, गाल पचके, अंग अंग की शिराएं उभरी। कभी कभी मालूम होता है मानो ये नशे नहीं, उनके शरीर को किसी ने पतली डोरों से जकड़ रखा है ना। शब्द चित्र, शब्दों के माध्यम से चित्र बनाया गया है कि सरजू भैया का रंग रूप कैसा है, यह शब्दों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। यह रामवृक्ष बेनीपुरी के कलम का जादू है कि अपने शब्दों से ही चित्र बना देते हैं। तो ऐसा शक्ल सूरत सरजू भैया का है, मतलब कि बहुत दुबले पतले हैं, लंबे हैं। ऊपर की तस्वीर निसंदेह किसी भूखमरे मनहूस आदमी की मालूम होती है। अब जो लेखक ने बताया शब्दों से कि वो बहुत दुबले पतले हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो किसी तस्वीर जो है वो भूखमरे की है, मनहूस की। किंतु क्या बात ऐसी है, सरजू भैया मेरे गांव के चंद जिंदादिल लोगों में से एक हैं, मिलनसार, मजाकिया और हंसोन। दुबले पतले हैं, बहुत दुबले पतले हैं, सारी हड्डियां गिन सकते हैं, नस दिखाई पड़ता है, लेकिन दुबले पतले होने के बावजूद यह बहुत ही मजाकिया किस्म के इंसान, जिंदा दिल इंसान है, हंसोड़ है। बात बे बात में मजाक करना, हंसी की बात करना, खुश रहना, लोगों को भी खुश रखना अपनी बातों से, अपनी हंसी मजाक से, इनका स्वभाव है। वह दिल खोलकर हंसते हैं। लेखक कहता है कि सरजू भैया दिल खोलकर हंसते हैं। शरीर भर में जो सबसे छोटी चीज उन्हें मिली है, वे उनके पंक्तिबद्ध छोटी छोटी दांतें सब बेतहासा चमक पड़ते हैं। अंग अंग हिलने डुलने लगते हैं, जैसे हर अंग हंस रहा हो। सरजू भैया के पास सबसे जो छोटी चीज है वह उनकी दांतें हैं, और जब वो हंसते हैं तो सारे दांत चमकने लगते हैं, सारे दांत हंसने लगते हैं, उनका अंग अंग हंसने लगता है, अंग अंग हिलने डुलने लगता है। मतलब ये कि सरजू भैया जिंदा दिल इंसान है, दिल खोलकर हंसते हैं। सरजू भैया के पास इतनी संपत्ति है कि वह खुद या अपने परिवार के ही पेट नहीं भर सकते, आगत अतिथि की सेवा पूजा भी बड़े मजे से कर सकते हैं।
लेखक कहता है कि सरजू भैया गरीब नहीं, लाचार नहीं है, उनके पास संपत्ति की कमी नहीं है, उनके पास इतनी संपत्ति है कि बढ़िया से खा पी सकते हैं, आगत अतिथियों की सेवा पूजा भी बढ़िया से कर सकते हैं। लेकिन लेखक कहता है कि तो फिर हड्डियों का ढांचा क्यों? तो मैं जवाब में एक पुरानी कहावत पेश करूंगा, जैसे सब चीज है, खाने पीने का भी सामान है, संपत्ति है, खेती बाड़ी है, घर मकान है, खाने पीने की सुविधा है, लेकिन इसके बाद भी इतने दुबले पतले क्यों है सरजू भी? तो लेखक कहता है कि इसके जवाब में मैं एक पुरानी कहावत पेश करूंगा, काजी जी दुबले क्यों शहर के अंदेशे से। काजी जी दुबले क्यों शहर के अंदेशे से, एक कहावत है। इसका मतलब यह है कि दुनिया के फालतू के चिंता से उदास रहना, व्यस्त रहना, अपने आप को चिंतित रखना, दुनिया के फालतू चिंता से खुद चिंतित रहना, इस मुहावरा का अर्थ है। तो सरजू भैया दूसरों की चिंता से ही व्यग्र रहते थे, दूसरों के दुख दर्द से ही परेशान रहते थे, दूसरों के कुछ सहयोग करने की जरूरत पड़ गई, सरजू भैया खड़ा है, मदद की जरूरत पड़ गई, सरजू भैया हाजिर है। तो सरजू भैया की जो हालत है, यह हालत उनकी भलमन साहत की है, उनके अच्छे इंसान होने का सूचक है कि वह दूसरों की सहायता करने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए न उन्होंने कभी अपने धन संपत्ति का परवाह किया और न अपने शरीर का परवाह किया, इसलिए वह अभी तक दुबले पतले ही रह गए। हाँ, तो सरजू भैया की जो यह जो हालत है, वह अपने कारण नहीं, दूसरे के चलते, पराये उपकार के चलते उन्होंने न सिर्फ अपना शरीर सुखा लिया, बल्कि अपनी संपत्ति की भी कम हानि नहीं की। दूसरों को की भलाई करने में अपनी देह की तो परवाह नहीं ही किए, धन संपत्ति की भी परवाह नहीं किए, धन से और तन से, ये दो मन से यह दूसरों की मदद करते रहे, और यही कारण है कि इनका शरीर अभी तक दुबला पतला है, सूख गए, हड्डियों का ढांचा है इनका शरीर। उनके पिताजी मेरे गांव के एक अच्छे किसानों में से थे, साफ सुंदर उनका मकान और अच्छा खासा बैठक खाना था। जहां आज सरजू भैया की राम मड़ैया है, खेती बाड़ी तो थी ही, रुपए और गल्ले का अच्छा लेन देन था, लेकिन उनके मरते ही सरजू भैया ने लेन देन चौपट कर दिया। ऐसी बात नहीं है कि सरजू भैया प्रारंभ से ही इस हालत में थे, नहीं, इनके पिताजी अच्छे किसान थे, खेती बाड़ी अच्छी थी, लेन देन अच्छा था, साफ सुंदर मकान था, लेकिन जैसे ही इनके पिताजी मरे, जब इन्होंने घर संभाला, लेकिन अपना लेन देन सारा चौपट कर दिया, लेन देन का कोई ख्याल नहीं रखा। बाढ़ ने खेती बर्बाद कर दी और भूकंप ने इनके घर का सत्यानाश कर दिया। बाढ़ से इनकी खेती चौपट हो गई, फसल चौपट हो गई, और एक बार भूकंप आया तो उनका घर भी बर्बाद हो गया। लेन देन इतना अच्छा था कि शायद खेती को भी संभाल लेता। लेन देन का मतलब कि इनके पिताजी दूसरों को पैसा देते थे, धन देते थे, उधार देते थे। तो सरजू भैया ने उस धंधा पानी को, जो उधार लेन देन का था, उसको यह नहीं संभाल सके। लेन देन इतना बढ़िया था कि खेती भी चौपट हो गई तो कोई बात नहीं थी, घर संभल जाता, लेकिन सरजू भैया और लेन देन, लेन देन का मतलब ये समझिए कि सूदखोरी, महाजनखोरी, ब्याज पर रुपया लगाना। लेखक बताता है कि आदमी आदमीपन खो दे, वह ज्यों खटमल नहीं चीलर बन जाए। लेखक कहता है कि जो सूदखोर है, वो समझिए कि चीलर है। चीलर समझते हैं? वो जोंक और खटमल से भी ज्यादा खतरनाक होता है।
वह चीलर जो है वो शरीर का खून पीता ही है, लेकिन ऐसा पीता है कि शरीर को पता नहीं लगता है। बहुत धीरे धीरे खून चूसता है, शरीर को कोई एहसास नहीं होता है और अपना रंग भी नहीं बदलता है। तो जो शुद्धखोर हैं उनको लेखक चीलर कहता है। जोंक और खटमल ऐसे हैं जो तुरंत पहचान में आ जाते हैं कि इसने हमारे शरीर से खून चूसा है, लेकिन चीलर ऐसा है जो पहचान में नहीं आता है कि आपके शरीर से खून चूसा है या नहीं, लेकिन वह खून चूसता है। इसलिए सूदखोर को लेखक यहाँ चीलर कहता है, चीलर जैसा खतरनाक कहता है। काली जोंक और लाल खटमल का स्वतंत्र अस्तित्व है। हम उनका खून चूसना महसूस करते हैं। जोंक हुआ, लाल खटमल हुआ, वो जब खून चूसते हैं तो महसूस हो जाता है शरीर को। हमें महसूस होता है कि खटमल या जोंक जो है खून चूस लिया, और उन लोग हमारे शरीर में भी नहीं रहते। हम उनमें अपना खून प्रत्यक्ष पाते हैं और देखते हैं, लेकिन चीलर जो है वो गंदे कपड़े में उन्हीं सा काला कुचैला रंग लिए वह चुपचाप पड़ा रहता है। चीलर जो है हमारे कपड़ों में ही होता है और हमारे खून को यूं धीरे धीरे चूसता और तुरंत उसे अपने रंग में बदल देता है कि उसका चूसना हम जल्द अनुभव नहीं कर पाते, और हम अनुभव करते भी हैं तो जरा सा सुगबुगी या ज्यादा से ज्यादा चुनचुनी मात्र, और अनुभव करके भी उसे पकड़ पाने के लिए भी कोई खुर्दबीन चाहिए। चीलर जो होता है बहुत छोटा होता है, वो हमारे कपड़े में होता है, और जब हमारा खून चूसता है तो हमें ज्यादा एहसास नहीं होता है, केवल चुनचुनी जैसा होता है और खून चूस कर वो अपने रंग में ही रहता है। तो चीलर जो है जोंक और खटमल से ज्यादा खतरनाक है। लेखक सूदखोर को चीलर कहता है। सरजू भैया चीलर नहीं बन सकते। लेखक कहता है कि सरजू भैया सूदखोर नहीं बन सकते कि रुपया दे करके, उधार दे करके उसका ब्याज ले, उसका सूद ले। उनके इस लंबे शरीर में जो हृदय मिला है वह शरीर के ही परिमाण से, जितना उनका बड़ा शरीर है उतना ही बड़ा उनका हृदय है। जो भी दुखिया आया अपनी विपदा बताई, उसे देवता सा दे दिया, देवता के समान उसकी मदद कर दिया। और वसूलने के समय जब कहने गए कि भाई रुपया आप दे दीजिए, जब वहां गए तो जो लेनदार है, जो लेने वाला है, आंखों में आंसू लाकर गिड़गिड़ा दिया तो देवता की ही तरह पसीज गए। सरजू भैया को दया आ जाती थी, और सूद कौन कहे, कुछ ही दिनों में मूल धन भी शून्य में परिणत हो जाता था। उल्टे अब वह खुद हाथ हाथ फेर में व्यस्त रहते। अब इनकी दया ऐसी थी कि यह सूद क्या, मूलधन भी नहीं ले पाते थे और दया करके उसे मांगना ही छोड़ देते थे, और मूलधन भी डूब जाता था। अब भला ऐसे में लेन देन का जो इनका धंधा है वो तो चौपट होना ही है, चौपट हो गया। बाढ़ और भूकंप ने उनके खेत और घर को बर्बाद किया जरूर, लेकिन सरजू भैया, मेरा यकीन है आज की फटेहाली से बहुत कुछ बचे रहते। जैसे आज उनकी फटेहाल की जिंदगी है वैसी नहीं रहती यदि लेन देन के बाद भी वह इन दोनों की तरफ ही पूरा ध्यान दिए होते। खेती बर्बाद हो गई, फसल बर्बाद हुई, लेन देन भी चौपट हो गया, लेकिन खेत इतना था कि यह बढ़िया से गुजर बसर कर सकते थे। ऐसी फटी हाल स्थिति इनकी नहीं होती, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वह खेत पर ध्यान नहीं दिए, खेत पर भी ध्यान दिए, लेकिन दूसरों के मदद से इनको समय मिले तब ना ध्यान देंगे, या दूसरों के मदद में ही यह दिन रात लगे रहते थे। ऐसा नहीं है कि आलसी थे, सुस्त थे, चतुर थे, फुर्तीले थे, काम काजू आदमी थे, लेकिन करे तो क्या, उन्हें दूसरे के काम से ही कहां फुर्सत मिलती है।
गंगोबाई के घर में बच्चा बीमार है तो वैद्य को बुलाने कौन जाएगा? सरजू भैया जाएंगे। हृदय को बाजार से कोई सौदा सुलभ लाना है तो कौन लाएगा भाई? किसको भेजे? तो सरजू भैया को भेजेगा। खबर आई है कि राम पुकार के मामा जी अपने गांव में सख्त बीमार हैं, उनकी खोज खबर कौन लाए? तो सरजू भैया से बढ़कर दूसरा कौन धावक होगा? परमेश्वर को एक रजिस्ट्री करनी है, शिनाख्त कौन करेगा, पहचान कौन करेगा? तो सरजू भैया। यो गांव भर के लोगों का बोझ अपने सिर पर लेकर सरजू भैया ने न अपने खेत और घर को मटिया मेट किया है, बल्कि इसी उम्र में अपनी कमर भी झुका ली। गांव भर का बोझ लेकर के मदद की चिंता से, सहायता की चिंता से घर तो बर्बाद किया ही, खेत तो बर्बाद किया ही, अपना शरीर भी यह गंवा दिए। इनका शरीर भी दुबला पतला हो गया, शरीर भी कमजोर कर लिया। और ऐसे जब ये जवानी का समय है, ऐसे में उनकी कमर झुक गई है, मतलब कि यह उनका शरीर कमजोर हो गया है। दिन हो या रात, चिलचिलाती दोपहरिया हो या अंधेरी अधरतिया, सरजू भैया के सेवा सदन का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। रात हो, सुबह हो, शाम हो, दोपहरिया हो, कभी भी कोई मदद मांगने, सहायता लेने सरजू भैया के पास बेधड़क आ सकता है और सरजू भैया उसकी मदद करेंगे। जो इनके पास क्षमता है उस क्षमता में उसकी मदद जरूर करेंगे। मेरे विचार से, लेखक कहता है कि मेरे विचार से सरजू भैया का व्यक्तित्व अनुकरणीय, अनुसरणीय ही नहीं, वंदनीय एवं पूजनीय भी। लेखक कहता है कि सरजू भैया का जो चरित्र है वह सराहनीय ही नहीं है, अनुकरणीय ही नहीं है, बल्कि वह वंदनीय है और पूजनीय है। जब जब उन्हें देखता हूं, मेरा ज्ञानी मस्तक आपसे आप उनके चरणों में झुक जाता है। लेखक जब भी उनको देखता है, श्रद्धा से इनका सर उनके आगे झुक जाता है। लेकिन मेरे मन में सबसे बड़ी चोट लगती है तब जब देखता हूं कि इस नर रत्न की कद्र कहां तक होगी। लेकिन इन्हें दुख होता है लेखक को जब यह महसूस करते हैं कि सरजू भैया का इस समाज में कद्र क्या होगा। ऐसा इंसान, ऐसा सच्चा इंसान जो दूसरों को ही मदद में अपना खेती बाड़ी, मकान, शरीर सब लुटा दिया, सब गंवा दिया, ऐसे लोगों का जो महत्व है वो गांव में कितना होगा, कौन कद्र करेगा? ऐसा नररत्न का कद्र कौन करेगा? सम्मान कौन देगा? कोई नहीं देगा। लेखक यह देखता है तो बड़ा दुखी होता है। बहुत से लोग मदद तो मांगते ही है, बहुत से लोग इनको ठगते भी, समझते हैं कि ये तो सुधुआ है, भोला भाला है, अपनी बात में फंसा करके इनको ठग लेते हैं। बहुत से लोग इन्हें सुधुआ समझकर ठगने की चेष्टा करते हैं। सुधुआपन से ठगे जाने की एक कहानी है। लेखक एक बात बताना चाहता है कि कैसे इनके सच्चाई का, इनके सीधेपन का लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। लेखक कहानी कहता है, एक छोटा सा प्रसंग बताता है। बहुत दिन हुए मैं किसी जरूरत में था, लेखक को जरूरत थी, कुछ रुपए के लिए परेशान था। सरजू भैया के पास कुछ रुपए थे, मेरी बेचैनी वह कैसे देखते। वह रुपए ले आए, मैंने खर्च कर दिया। लेखक को कुछ रुपयों की जरूरत पड़ी तो सरजू भैया के पास रुपया था। सरजू भैया कैसे मानते? सरजू भैया आए और कहे कि लो धरो, इसको अपना काम करो। लेखक रुपया ले लिए और खर्चा कर दी। लेकिन आज तक लेखक उनको वह रुपया लौटाए नहीं। रुपया आए, लेकिन एक आया तो दो का खर्च लेकर। सरजू भैया मांगने का हाल क्या जाने, सरजू भैया कभी नहीं मांगे। मैं भी समझता रहा, लेखक समझते रहे कि उनके यहाँ रुपए मेरे पास है तो उनके रुपए कहाँ जा रहे हैं, जरूरत होगी तो सरजू भैया खुद मांग लेंगे।
लेकिन वो कभी नहीं मांगे। और एक दिन सरजू भैया ने अपनी बीती हुई बात इनको, लेखक को बताई, और तो ऐसा बात बताए सरजू भैया कि सुन करके हक्का बक्का रह गए। क्या बात थी? हुआ यूं कि सरजू भैया को कुछ रुपयों की जरूरत हो गई, लेकिन संकोच देखिए, वह लेखक से अपना रुपया नहीं मांग सके। एक सुदखोर महाजन के पास चले गए, जो पहले उन्हीं से कर्ज खाता था, लेकिन तरह तरह के कारनामों से अब धन्ना सेठ बन चुका है। गांव में एक सूद पर पैसा लगाने वाला सुदखोर महाजन था, जो पहले सरजू भैया से ही कर्ज लेता था, लेकिन इधर उधर से करतूत करके आज धन्ना सेठ बन गया है। हाँ, तो सरजू भैया उसके पास गए रुपया मांगने। रुपया तो उन्हें तुरंत दे दिया, लेकिन जब चलने लगे सरजू भैया, तो वो सुदखोर महाजन ने कहा कि आपके पास से रुपए जाएंगे कहां, लेकिन कोई सबूत तो चाहिए ही। क्या सबूत? सरजू भैया बोले, महाजन बोला कि कुछ सबूत तो चाहिए ना कि मैंने आपको इतना रुपया दिया है। तो सरजू भैया बोले कि क्या सबूत? मैं तो तैयार हूं, बोलो। सरजू भैया रुपए बांध चुके थे। अब रुपए खोलकर लौटाया नहीं जा सकता था, और जो सुदखोर था उसकी मांग को नामंजूर भी नहीं कर सकते थे। सुदखोर कहा कि नहीं नहीं, कुछ नहीं, कागज पर सिर्फ निशान बना दीजिए, मतलब अंगूठा लगा दीजिए कि आपने मेरे पास से इतना रुपया लिया है। बजाब्ता हैंड नोट तैयार कराया जाए। सरजू भैया क्या करते, सीधे आदमी, बम भोले आदमी, रुपया भी बांध लिए थे, रुपया भी नहीं लौटाना चाहते थे। तुरंत अपना अंगूठा निकाले और अंगूठा पर कागज स्याही पर बोर करके कागज पर चिपका दिया। और जब अंगूठा का निशान हैंड नोट बनवा लिया सुदखोर, तो जब कुछ दिन तक पैसा नहीं दिए, तो वो जो सुदखोर महाजन था वो धमकी देने लगा कि भाई रुपए जल्द दे दो, नहीं तो मैं नालिश कर दूंगा, केस कर दूंगा। अब नालिश कितने का करेगा कौन ठिकाना। सरजू भैया बेचारगी में बोल रहे थे और लेखक उनका मुंह आश्चर्य से देख रहा था। लेखक पूछा कि आपने ऐसी गलती क्यों कर दी, क्यों अंगूठा लगा दिया कागज पर, हैंड नोट क्यों बनवा लिए? तो बोले कि क्या करते, रुपया बांध चुका था, क्या करता। इस तरह से इनके भोलेपन का लोग नाजायज लाभ उठाते थे। सरजू भैया इस तरह से लोगों के कुटिल व्यवहार से ठगे जाते थे। सरजू भैया के 5 संतानें हुई, लेकिन बेटियां ही बेटियां, 5 बेटी हुई उनकी। उनकी धर्म पत्नी लंबाई में ठीक उनके विपरीत, बहुत ही बौनी होने पर भी बहुत गुणों में उनकी ही तरह थी। जितना लंबे थे सरजू भैया, उनकी पत्नी उतना ही छोटे कद की थी। लेकिन छोटे कद के तो थी, लेकिन गुण भी सरजू भैया वाला ही उनमें था कि वह भी लेन देन का कोई हिसाब किताब नहीं करती थी, खुले दिल की थी, लोगों की मदद करने के लिए वह भी तैयार रहती थी। हाल में ही बेटा पाने का अरमान लिए मरी हैं। बेटा पाने की लालसा में हाल में ही उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। कह नहीं सकता इस अरमान ने सरजू भैया को ज्यादा चिंतित किया है या नहीं। अब पता नहीं लेखक को ये महसूस नहीं हो रहा है कि बेटा नहीं होने पर सरजू भैया को चिंता भी है या दुख भी है या नहीं है। वे बेटियों पर बहुत ही स्नेह रखते हैं, और मेरे घर में जो लड़के मेरे बेटे भतीजे हैं, उनका बचपन तो ज्यादातर उन्हीं के कंधों पर कटा है। अपनी 5 बेटियों को भरपूर प्यार दुलार से पालते पोसते हैं। लेखक के घर में जो लड़के हैं, उनको अपने कंधे पर बिठाकर उनका बचपन गुजारते थे, उनका बचपन मजे से
कटवाते थे सरजू भैया। लेकिन बेटियां तो अपनी अपनी ससुराल जा बसेंगी, क्या सरजू भैया की कोई निशानी हमारे पड़ोस को गुलजार न कर सकेगी? यह कल्पना करते ही लेखक के परिवार में उदासी छा जाती है। उनकी पत्नी के मृत्यु के बाद मैंने अपनी मौसी को कहते सुना, जब उनकी पत्नी गुजर गई और यह भी बात हुई कि बेटियां तो अपने अपने घर चली जाएंगी, तो घर का वारिस कौन बनेगा, उत्तराधिकारी कौन बनेगा, वंश वृद्धि कैसे होगी? तो मौसी ने उनसे कहा, सरजू भैया से, लेखक की मौसी ने, कि सरजू बबुआ की उम्र कितनी है? यही मेरे बबुआ से 4 बरस बड़े हैं, फिर वह शादी क्यों न करें? क्या वंश डुबा देंगे? और उस दिन देखा मेरी ढीठ रानी सरजू भैया से झगड़ रही है, नहीं, आपको शादी करनी ही पड़ेगी। अब लेखक के जो महिला सदस्य हैं घर में, वह सरजू भैया को बराबर कहते हैं कि शादी कर लीजिए, शादी कर लीजिए, नहीं, आपको शादी करनी पड़ेगी। तो लेखक जवाब देते हैं, मैं शादी करूं जिससे शर्मा जी को नई भौजाई से दिन रात चुहल करने का मजा मिले, क्यों ना? मतलब ये कह करके सरजू भैया शादी की बात टाल देना चाहते थे, वह शादी करने के पक्ष में नहीं थे। मुझे देखते ही सरजू भैया बोले और ठठाकर हंस पड़े। रानी थोड़ी सकुचाई, फिर हंस पड़ी। मैं दोनों को देखता चुपचाप मुस्कुराता रहा। रानी तो कही कि शादी कर लीजिए, तो सरजू भैया कहे कि शादी कर लें कि शर्मा जी को दिन रात नई भौजाई से मजाक करने के मौका मिलता रहे। यह देख करके हंसते रह गए। तो यह थे सरजू भैया। आपने ये देखा कि संस्मरण कैसे लिखा जाता है, संस्मरण क्या है, इसका का परिचय आपको इस आलेख से हुआ होगा। और आपने यह भी देखा कि किस तरह से अपने संपर्क में रहे व्यक्ति के विशेषताओं के बारे में, उनके गुणों के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में कैसे सुंदरता से, बारीकी से, शब्दों के माध्यम से किया जाता है।